नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले या मॉडर्न खेती करने वाले या फिर बहुत सारे मित्र जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, वो एक प्रश्न बार बार करते हैं कि यदि वो खेती करें तो फिर गाय के गोबर, गाय के मूत्र की ही इतनी उपयोगिता क्यों बताई जाती है। गोबर तो दूसरे पशु भी करते हैं, मलमूत्र तो दूसरे प्राणी भी त्यागते हैं, तो उनकी उपयोगिता पर हम गाय मूत्र को, गाय के गोबर को क्यों प्रमुखता देते हैं। उनका सोचना सही है। तो इसका कुछ समाधान है। समाधान ये है, मैं यदि गौमूत्र की बात करूं तो गौमूत्र में कुछ विशेष रसायन ऐसे हैं दूसरे पशुओं के मूत्र में या दूसरी जो जलीय जो तलीय संरचना है, जो लिक्विड्स हैं, उनमें नहीं रहती है। पहली चीज तो यही है, गौमूत्र में सैकड़ों तरह के रसायन ऐसे हैं जो अन्य पशु के मूत्र में देखने में नहीं आते। नाइट्रोजन तो दूसरे पशु भी देते हैं, फास्फोरस पोटासियम दूसरे पशु के मूत्र में भी रहता है, यूरिक एसिड भी रहता है, यूरिया भी रहता है। तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन तो प्रोटीन हम खाते हैं या हमारे शरीर में रहता है या पशुओं के शरीर में रहता है, या पशु जो इस प्रोटीन का चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न होना ही होता है। लेकिन गाय की जो यूरिन में जो प्रोटीन होती है, उसकी संरचना विशेष रहती है। दूसरी चीज ये है, मैं यदि फार्म खेती खेती की दृष्टि से कहूँ तो खेती में जो वनस्पतियां हैं, जो फसलें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको करीब 17 तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे लिए 5-6 तरह के पोषक तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। उनका विभाजन करें तो फिर उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम ऊर्जा के लिए करते हैं, शक्ति के लिए करते हैं, ताकि हम सक्रिय भी रहें, चल फिर सकें, घूम फिर सकें, बोल चलें। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो लाखों तरह की क्रियाएं होती हैं, उनको संचालन करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अपने सूक्ष्म रूप में ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, सुक्रोज में, लैक्टोज में, गैलेक्टोज में ऊर्जा प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रोटीन तो आप जानते हैं, प्रोटीन उसकी संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूक्लियर संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे शरीर के ऊतक ऊत की संरचना इसी प्रोटीन से बने रहती है। जो हम क्रोमोसोम आदि के बारे में बात करते हैं, उस क्रोमोसोम का निर्माण भी प्रोटीन के माध्यम से, इसी नाइट्रोजन के माध्यम से होता है। तीसरा घटक भोजन का है, फैट है। फैट ऊर्जा का उच्च स्रोत है। ऐसे फैट की जो कुछ फैट ऐसे हैं जो हमारे मस्तिष्क की संरचना में, हमारी कोष की संरचना में, हमारी जो जेनेटिक जो कुछ रसायन है, उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनको इन क्रियाओं को चलाने के लिए जो शरीर में घटित होती है, कई तरह के विटामिन, कई तरह के मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। फाइबर भी बहुत जरूरत है। जब भी आज से कुछ दशक पहले तक हम फाइबरस को एक आवश्यक पोषक तत्व नहीं मानते थे, लेकिन वो जगह देखा गया कि जो प्राणी जगत में फाइबर्स की कम कंजम्पशन है, कम वो प्रयोग करते हैं, उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उनका पेट गड़बड़ा जाता है। क्या इस विषय को मैं कभी दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ। बात में यदि वनस्पति जगत की करूँ तो वनस्पति जगत ऐसी हमारी तरह से सीधा सीधे पोषक तत्व ग्रहण नहीं करता कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, विटामिन को सीधे सीधे ग्रहण नहीं करते। हमारी वनस्पतियां इनके सूक्ष्म रश्मियों को ग्रहण करती हैं, और इन सूक्ष्म जो तत्व रूप है इनका, उनके लिए 17 जो पोषक तत्व है वो महत्वपूर्ण है। इन्हीं 17 पोषक तत्वों से इनका निर्माण ये वनस्पतियां कर लेती हैं। इन्हीं की निर्माण के बाद वनस्पतियां हमारे लिए भोजन प्रदान करती हैं। हम सीधा अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते, हम सिर्फ उसको प्रयोग करना जानते हैं। हम सीधा सीधा कार्बन प्रयोग नहीं कर सकते, नाइट्रोजन प्रयोग नहीं कर सकते, फास्फोरस प्रयोग नहीं कर सकते। हम कार्बन के लिए कोयले का प्रयोग सीधा सीधा नहीं कर सकते, लेकिन ये वनस्पतियां कर सकती है। इसीलिए उनके लिए कार्बन भी बहुत महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है, फास्फोरस, पोटासियम, ऐसे 17 पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इन पोषक तत्वों को अपने अपने अध्ययन के लिए, सुविधा के लिए कुछ विशेष वर्गों में बांटा है। जैसे कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो वनस्पति के लिए अति आवश्यक है, और इसलिए इनकी जरूरत भी ज्यादा पड़ती है, और इनको हमने खादों के माध्यम से देने का प्रचलन भी कर लिया है, जिसमें सबसे पहले तो नाइट्रोजन है। ऐसे हमारे वातावरण में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है।
हमारे वातावरण में 79% के आसपास नाइट्रोजन विद्यमान है। ऑक्सीजन तो बहुत कम मात्रा में है, जो बहुत जरूरी पोषक जो प्राण प्राण शक्ति है वो बहुत कम मात्रा में, इससे ज्यादा मात्रा में तो दूसरी गैसें हमारे वातावरण में है। लेकिन नाइट्रोजन इतनी मात्रा में होने के बावजूद भी वनस्पतियां उस नाइट्रोजन को अपने लिए प्रयोग नहीं कर पाती। तो प्रकृति ने उस नाइट्रोजन के प्रयोग के लिए कुछ उपक्रम तैयार किए, कुछ सूक्ष्म जीव तैयार किए हैं जो वन मिट्टी में रहते हैं। इस मिट्टी में वो सूक्ष्म जीव सक्रिय रह के अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपनी जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए इस नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, और नाइट्रोजन का प्रयोग करके मिट्टी में उस नाइट्रोजन को उपयोगी नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तब वो उपयोगी नाइट्रोजन हमारी फसलों को काम आ जाता है। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति इनडायरेक्टली होती वातावरण से ही है, लेकिन वनस्पतियां सीधे उस नाइट्रोजन को वातावरण से ग्रहण नहीं कर सकती। तो नाइट्रोजन को हमने आवश्यक और प्रमुख पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा है। इसके दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस वातावरण में नहीं रहता, फास्फोरस मिट्टी से ही प्राप्त होता है। मिट्टी में यदि फास्फोरस सक्रिय रूप से रहता है, फास्फोरस सक्रियता बहुत तीव्र रहती है, इसलिए माचिस की तीली में माचिस की जो डिबिया होती है उसमें आग जलाने के लिए फास्फोरस का उपयोग होता है। जब फास्फोरस पहली बार प्राप्त होता है तो फिर सबसे ज्वलंत मिनरल्स कहा गया था, इसलिए फास्फोरस को फास्फोरस से रगड़ने से उसमें आग लग जाती है। ये फास्फोरस भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस फास्फोरस के माध्यम से हमारी वनस्पतियां अपनी ऊत की संरचना के लिए ऊर्जा तो प्रदान करती हैं, उसकी निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। तीसरा है पोटाशियम। पोटाशियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर, सोडियम के साथ मिलकर हमारे शरीर के लिए बहुत विशेष क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं पर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सूक्ष्म बता रहा हूँ। तो ये 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा सल्फर है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको हमने प्रमुख जो पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा है। दूसरा जो पोषक तत्व है वो सूक्ष्म है, उनकी अत्यल्प मात्रा। 1,00,000 पार्ट में 3, 4, 5, 100, 200 की पार्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो उतना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत तरह की जो जैव रासायनिक क्रिया हैं, एंजाइम्स हैं, उनको प्रभावित करते हैं, और इनकी कमी हो जाए या ये अपना प्रभाव ना दिखा पाए तो सीधा सीधा प्रभाव जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, उनकी ग्रोथ पर पड़ता है, वो बीमार पड़ जाते हैं, वो मरने सुकून, उनकी जो आवाज खत्म होने लगती है, उनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया रुक जाती है, उनका डिवीजन नहीं हो पाता, या फिर समय से वो फ्लावरिंग नहीं होती है, समय से उनमें फ्लावरिंग जो है परागण की क्रिया में कन्वर्ट नहीं हो पाती। परागण की क्रिया प्रभावित होने से उनके जो फ्लावर हैं, फूल हैं, फलों में बदल नहीं पाते, बीज में बदल नहीं पाते, बालियों में नहीं बदल पाते, तो ये चक्र टूट जाता है। तो इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत है, और मैंने ये बताया कि इन पोषक तत्वों को हम एक साथ किसी भी जितना भी जो उर्वरक है उससे आपूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सर्वाधिक जोर तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम पर केंद्रित है। इसलिए या तो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, या डीएपी का प्रयोग करते हैं, या फिर हम एमओपी का प्रयोग करते हैं, हम एसएसपी का प्रयोग करते हैं, या फिर एनपीके का प्रयोग करते हैं। इनमें यही 3-4 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उपलब्ध रहते हैं। बाकी के न्यूट्रिएंट्स के लिए तो हमें अलग से उनको खरीदना पड़ता है, और उनको भी यदि हम मिट्टी की संरचना के हिसाब से ना खरीदें या इन पोषक तत्वों की संतुलन के द्वारा प्रयोग करें तो वो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते। हाँ, इनकी आपूर्ति हम ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। प्राकृतिक तरीका का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है गोबर। आप गोबर की खाद बना के खेतों में डालिए तो किसी भी खाद की जरूरत ही नहीं है। उसी के माध्यम से हजारों हजारों सालों से पूरे जगत में, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे जगत में पशुओं के मलमूत्र के साथ, पशुओं के गोबर और मूत्र के माध्यम से फसलें होती रही हैं। हमारे यहाँ तो इसका इतिहास 5,000 साल से पुराना है कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण गाय इसीलिए पालते थे कि गाय के गोबर, गौमूत्र के माध्यम से जो किसान है भरपूर मात्रा में फसलें ले सके। गाय दूध तो देती है, दूध के माध्यम से हमारा कल्याण तो होता ही होता है, हम निरोगी तो रहते ही रहे, स्वस्थ भी रहते हैं। लेकिन गोबर और गौमूत्र के माध्यम से जो अद्भुत चीजें गाय प्रदान करती है
वो हमारी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कृषि का उद्देश्य, कृषि की पूर्णता बिना गोबर गौमूत्र के नहीं हो सकती। बात मैंने किया था गौमूत्र की उपयोगिता की, तो गाय में एक विशिष्टता है। गाय की विशिष्टता ये है कि उसका अपने आहार को, अपने चारे को चुनने की बुद्धि है। गाय अपने विवेक के हिसाब से अपना आहार चुनती है, यदि वो स्वतंत्र रूप से रहे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि गाय को चरने के लिए जंगल में भेजना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए। यदि गाय को अपने आश्रम में, किसी घर में एक खूंटे से बांध के रख दिया तो उसके गोबर के अंदर वो गुणवत्ता नहीं रहती, उसके गोबर में फिर कमी आ जाती है, गोबर फिर उतना प्रभावशाली नहीं बनता। इसीलिए आजकल देखने में आया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि आप जीवामृत बना रहे हो तो उसमें गोबर की उपयोगिता ही नहीं है, क्योंकि उनको गोबर की महत्वता के बारे में जानकारी नहीं, या उन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया। जो गायें स्वतंत्र जंगलों में विचरण करती हैं, उनके गोबर में हर पोषक तत्व सहजता से उपलब्ध हो जाता है। कुछ अलग विशेष चीजें भी होती हैं। गाय के मूत्र में तो बैक्टीरियोफेज नाम से एक और सूक्ष्म जीवाणु रहता है। ये बैक्टीरियोफेज अकेला ऐसा है जो हजार तरह के रोग कारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसी की विशेषता के कारण गंगा जल इतना पवित्र है कि उसमें लाखों करोड़ों लोग स्नान करें, रोगी करें, रोग कारक जीवाणु उसमें डाल दें, उनको सबको समाप्त करके उसको पवित्र बना देता है। इसलिए गाय 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 के मूत्र की तुलना गंगा जल से की गई है। तो गाय के मूत्र में भी बैक्टीरियोफेज है। इन बैक्टीरियोफेज के बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा। तो गाय के मूत्र में बैक्टीरियोफेज भी हैं, और वो सारे 15-16 जो मूल तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में। इनको सहजता से हमारी वनस्पतियां ग्रहण कर सकती हैं अपने को बढ़ाने के लिए, अपनी फसल उत्पादकता के लिए, निरोगता के लिए। तो इसलिए गाय के गोबर और गाय के मूत्र की विशेषता रहती है। गाय पूरे साल अपने विवेक के अनुसार, मौसम के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार कई तरह की वनस्पतियों का चुनाव करती है। आप गाय को एक तरह का चारा आप पूरे साल नहीं खिला सकते। आप खिलाएंगे, देखेंगे, या तो गाय की रुचि घट जाती है, भूख घट जाती है, वो दुर्बल हो जाती है, या फिर गोबर में अपचित आहार आना शुरू हो जाता है, अपचित जो चारा है वो आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह प्रयोग किए, आपने कभी गौर नहीं किया हुआ। आप किसी गौशाला में चले जाइए, किसी डेयरी में चले जाइए, वहाँ एक तरह के चारे को ही पूरे साल खाते हैं। ऐसे में गाय की उत्पादकता तो प्रभावित होती है, उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है। वो कई कई बार गर्भ धारण नहीं कर पाती है, दूध की मात्रा घट जाती है, बीमार हो जाती है। इसके अलावा उसकी गोबर में अधिकांश हिस्सा अपचित रूप से बाहर आता है। जो गोबर अपचित रूप से बाहर आएगा वो खाद का काम कैसे करेगा? तो पचाने का काम तो गाय के पेट में होना है। गाय के पेट की विशेष पचाने की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से होना है। तो आप देखेंगे कि ऐसी गौशालाओं में, ऐसे गौपालकों के गाय के गोबर के ढेर अपचित रूप से बिना डिकम्पोज हुए, बिना खाद बदले ऐसे पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते। इसीलिए बहुत सारे जो बायोगैस प्लांट है फेल हो जाते हैं। हम गोबर समझ के उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन गोबर उसमें जाके बैठता रहता है, दबता रहता है, उसमें मीथेन बनने की क्रिया रुक जाती है, गैस नहीं बनती है, पर्याप्त गैस नहीं बनती, तो प्लांट ही 2-4 महीने के बाद ठप हो जाता है। बहुत बार आप देखना होगा। तो गाय के विशेषता में एक दो चीजें मैंने बताई। गाय की रुचि है कि उसे क्या खाना है। गाय अपने हिसाब से चारा चुनाव करती है, और गाय चुनाव में भी उसकी प्रकृति का भी महत्व है। गाय कभी सख्त रेशे वाला चारा प्रयोग नहीं करती। दूब, आपने दूब घास खाते गाय को देखा होगा, तो गाय हमेशा सूखी दूब नहीं खाती है, कोमल मुलायम कुप नहीं खाती है। ये एक और विशेषता है, इसकी चर्चा फिर मैं कभी करूंगा। इसी तरह गाय कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग भी करती है। उसको जरूरत है तो अपने हिसाब से जड़ी बूटियां चुन लेती है। कुछ जड़ी बूटियां वो जो बरसात का सीजन हो तभी खाती है, गर्मी सर्दी में खाती है, गर्मी में खाती है। वो एक ही जड़ी बूटी का प्रयोग भी पूरे साल नहीं करती। उसकी चारे की चुनाव की पद्धति है। इसीलिए चारे के हिसाब से गोबर की गुणवत्ता में बदलाव आता रहता है, गोबर की गुणवत्ता सुधार आता रहता है। और जितनी विविध प्रकार की वनस्पतियों का प्रयोग गाय करेगी अपने चारे के रूप में, वो जो 17 मिनरल्स हैं उनकी आपूर्ति सहजता से कर लेती है। इसलिए गाय एकमात्र ऐसा जीव है इसके गोबर में, गौमूत्र में, दूध में विशिष्ट रसायन पाए गए हैं। ऐसे रसायन दूसरे प्राणियों के शरीर में नहीं पाए गए, या फिर मानव से उसकी बहुत सिमिलरिटी है।
तो ये छोटी-सी बातें मैंने आपको बताई और दूसरी बातें फिर कभी चर्चा करेंगे। इससे बड़ा रहता है, वीडियो बड़ा बन जाता है, इसलिए मुझे जल्दी बोलना भी पड़ता है। बहुत सारे प्रसंग रह जाते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई इच्छा हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई जानना हो, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दें। मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।